हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हमारी कंप्यूटर ग्राफिक्स की प्लेलिस्ट में यूनिट थर्ड का लेक्चर फोर्थ है। अभी तक हमने क्या पढ़ा यूनिट थर्ड के अंदर कि हमारी जो लाइन क्लिपिंग होती है वो किस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके हमने दो एल्गोरिदम करी थी। एक हमने करी थी कोहेन सदरलैंड एल्गोरिदम, ठीक है, उसका मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया था। और एक हमने करी थी लियांग बार्स्की एल्गोरिदम। तो वो हमारी लाइन क्लिपिंग के लिए होती है। आज हम करेंगे कि अगर हमने पॉलीगन को क्लिप करना हो तो उसकी कौन सी एल्गोरिदम होती है। ठीक है, तो पॉलीगन को क्लिप करने के लिए हमारे पास एल्गोरिदम होती है सदरलैंड होजमैन पॉलीगन क्लिपिंग एल्गोरिदम। तो हम इसकी एल्गोरिदम देखेंगे और इसका एक एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि इसके अंदर हम क्या करते होते हैं। इस एल्गोरिदम के अंदर इट क्लिप्स द रीजन ऑफ द पॉलीगन लाइंग इनसाइड द विंडो। सपोज मेरे पास एक विंडो है, ठीक है, उस और कोई पॉलीगन है, तो जितना भी पार्ट विंडो के अंदर होगा वो इस एल्गोरिदम के अंदर क्लिप हो जाएगा। मतलब हमें सिर्फ अंदर का विंडो का पार्ट ही शो होगा, बाहर का सारा कट हो जाएगा। ठीक है, क्लिप अगेंस्ट ईच एज ऑफ विंडो। सपोज मेरी ये विंडो है, ठीक है, तो इसके चार एज है, एक लेफ्ट, एक राइट, एक बॉटम और एक टॉप। ठीक है, तो ये क्या करता है, क्लिपिंग क्या करता है, हर एज से करता है और वहां से ऑब्टेन करता है नए वर्टिसेस को। ठीक है, फॉर फाइंडिंग न्यू सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस देयर आर 4 केसेस। हमारे पास 4 केसेस होते हैं। कौन कौन से 4 केसेस होते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा पॉलीगन, ये हम क्या कह रहे हैं कि क्या चीज क्लिप होती है। सपोज ये मेरे पास विंडो है, ये मेरे पास एक पॉलीगन है, ठीक है, कुछ इसकी कुछ ऐसी शेप है। इसको नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो बी, सी, डी और ई। अब जब मैं इसको क्लिप करूंगी तो क्या होगा कि पॉलीगन, मतलब सदरलैंड होजमैन पॉलीगन क्लिपिंग एल्गोरिदम के अंदर अभी मेनली हम सिर्फ पॉलीगन क्लिपिंग एल्गोरिदम देख रहे हैं। उसमें क्या होगा, जो भी ये बाहर का पार्ट है विंडो से सारा कट हो जाएगा। मेरे पास कैसी शेप आएगी, सिर्फ ये अंदर की शेप आएगी। ठीक है, आप देख रहे हो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, क्योंकि जो ये बाहर वाला डिस्टेंस था ये कट आउट हो गया। तो मेरे पास सिर्फ ये अंदर का डायग्राम बचेगा। अब अगर मैं इसको पॉइंट देना चाहूं, जैसे इसको मैंने दिया ए, है ना, तो इसको मैं कुछ भी दे दूंगी, जैसे ए डैश, ये ए डबल डैश, ऐसे ये बी डैश, बी डबल डैश। तो इस तरीके से मेरे पास नए वर्टिसेस आ जाएंगे। तो मेरे पास फॉर फाइंडिंग न्यू सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस, न्यू वर्टिसेस निकालने के लिए मेरे पास 4 केसेस होते हैं। सबसे पहले 4 केसेस देखते हैं। सबसे पहला केस देखते हैं जिसमें क्या होता है, सपोज मेरे पास ये विंडो है, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, मेरे पास जो मेरी लाइन है, सिर्फ एक लाइन की बात हो रही है, वो क्या हो रही है लाइन, मतलब देखो ये V1 पॉइंट है, V1 से अंदर जा रही है, ये पॉइंट है V2, ये जो जहां पर ये इंटरसेक्ट हुई ये पॉइंट है मेरा V1 डैश। इसमें क्या हो रहा है, आउटपुट मतलब बाहर से कुछ अंदर जा रही है, मतलब ये लाइन बाहर से अंदर जा रही है, मतलब आउटपुट टू इनपुट हमारे पास सिचुएशन है। तो इस केस के अंदर मेरा आंसर क्या होगा, आउटपुट क्या आएगी, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। जो भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, सपोज कर लेती हूँ मेरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है V1 डैश प्लस जो मेरी डेस्टिनेशन होगी V2। मेरा आंसर क्या आएगा, V1 डैश मल्टीप्लाई V2। एक केस ये है जब आउटपुट टू इनपुट कोई मेरी लाइन जा रही हो, मतलब पॉलीगन की लाइन। सपोज मेरे पास जो ये पीछे डायग्राम में पॉलीगन था, इसकी 5 लाइंस थी ना, एक लाइन की बात हो रही है सिर्फ अभी, कि अगर वो लाइन मेरी आउटपुट टू इनपुट है तो मेरा आंसर होगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट प्लस डेस्टिनेशन। ठीक है, उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या होती है, सेकंड कंडीशन में क्या है, ये प्लस का मतलब ये नहीं है कि वैल्यू में प्लस हो रहा है, नहीं, वैल्यू में मल्टीप्लीकेशन ही है। प्लस मतलब कि इन दोनों की वैल्यू। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है, अपोजिट हो रहा है, इनपुट से आउटपुट आंसर जा रहा है। इनपुट टू आउटपुट जाने का मतलब कि ये मेरे पास V2 है, यहाँ मेरे पास V1 है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट इनका V1 डैश है। इस केस में जब मेरे पास कंडीशन होगी इनपुट टू आउटपुट, तब मेरे पास आउटपुट क्या आएगी, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, V1 डैश।
ठीक है, दोनों केसेस आपको समझ आ गए। एक केस है आउटपुट टू इनपुट जिसमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट मल्टीप्लाई डेस्टिनेशन, अगर इनपुट टू आउटपुट होगा तो ओनली इंटरसेक्टिंग पॉइंट। थर्ड कंडीशन मेरे पास होती है कि अगर वो विंडो के अंदर ही है, इनपुट टू इनपुट, तब मेरे पास आंसर आएगा ओनली डेस्टिनेशन। अगर मेरे पास कंडीशन आती है आउटपुट टू आउटपुट कि विंडो से बाहर, तब मेरे पास आंसर आता है नल या नथिंग। ठीक है, ये मेरे पास 4 केसेस थे कि अगर वैल्यू हो इनपुट टू आउटपुट, आउटपुट टू इनपुट, इनपुट टू इनपुट और आउटपुट टू आउटपुट। ठीक है, अब हम करते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा। हमने कुछ नहीं करना, जो क्वेश्चन गिवन होगा उसकी जस्ट क्लिपिंग करनी है हमें। ठीक है, तो मेरे पास एक न्यूमेरिकल है, हमें क्या करना है, सभी डायरेक्शंस में क्लिपिंग करनी है। सभी डायरेक्शंस का मतलब है कि लेफ्ट एज से भी क्लिपिंग करनी है, राइट एज से भी, बॉटम से भी और टॉप से भी। ठीक है, आपको कई बार क्वेश्चंस में गिवन भी हो सकता है कि भी आपको क्लिपिंग ओनली राइट एज से करनी है, मतलब किसी पर्टिकुलर एज का नाम होगा कि यहाँ से करनी है। जैसे इसमें क्या गिवन है कि आपको सभी डायरेक्शंस में क्लिपिंग करनी है और उसका डायग्राम हमें गिवन है। जैसे सपोज मेरे पास ये विंडो गिवन है, इसमें क्या है, मेरे पास पॉलीगन की कौन सी लाइन है, एक लाइन ये जा रही है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये मेरे पास पॉलीगन है। इनको पॉइंट गिवन, इनको पॉइंट गिवन होंगे, हमने नहीं देने, ये सब कुछ गिवन होगा डायग्राम। ये ए पॉइंट, बी, सी, डी और ई। ठीक है जी, आपको इसको क्या करना है, क्लिप करना है। ठीक है, हमें पता है कि अगर हम डायरेक्ट आंसर लिखें, क्लिपिंग से क्या होगा, ये लाइन हट जाएगी बाहर वाली, है ना, सिर्फ अंदर का पार्ट रह जाएगा। बट हमें सदरलैंड होजमैन एल्गोरिदम से करना है। उसका तरीका क्या होता है, अभी हमने देखा कि सबसे पहले सारे एक एक करके एज उठाओ। सबसे पहले मैं एज उठाती हूँ, मेरा ये वाला एज, लेफ्ट एज। ठीक है, लेफ्ट एज का क्या मतलब है, जैसे अगर मैं यहाँ पर मार्क करूं, सबसे पहला एज है मेरा ये वाला। ठीक है जी, इस वाले एज के अकॉर्डिंग क्या होगा, मतलब ये वाली बात, इस लाइन की बात हो रही है, जो भी पॉइंट इस लाइन से बाहर होगा, इस केस में मेरा पॉइंट है ओनली ई बाहर, तो सिर्फ उसको मैंने आउटपुट सपोज करना है, बाकी सारे इनपुट। ठीक है, अभी देखते हैं हम कि कैसे आउटपुट इनपुट सपोज करते हैं। अगर मैं क्लिपिंग करूं अगेंस्ट लेफ्ट एज ऑफ द विंडो, ठीक है, तो लेफ्ट एज से अगर मैं क्लिपिंग करूं तो मेरे को क्या करना है, सबसे पहले आपने ऐसा एक डायग्राम बनाना है। ऊपर लिखना है वर्टेक्स, यहाँ पर लिखना है केस या सिचुएशन, यहाँ पर लिखना मुझे आउटपुट। सबसे पहले जितने भी वर्टेक्स है उनके नाम लिख लो। मेरे पास कितने वर्टेक्स है, जैसे ए बी, बी सी, सी डी, डी ई और ई ए। ठीक है, और हमने ऐसे नहीं लिखना कि ए बी लिख लिया, बी सी की जगह उसको सी बी लिख लिया, नहीं, इसी अकॉर्डिंग लिखना है। यहाँ से शुरू होना है ए से, ए बी सी, सी डी, डी ई ए। सबसे पहले मैंने इन सबके नाम लिखे, फिर इन सबकी वैल्यूज पुट करनी है। सबसे पहले ए बी की वैल्यू पुट करनी है कि ए बी क्या है, इनपुट टू इनपुट है, इनपुट टू आउटपुट, जो भी हमने वो 4 केसेस करे थे, उन चारों में से कौन सा है ये ए बी। अगर आपको पता है, मैंने अभी बताया कि जिस एज पे हम क्लिपिंग करते हैं, जैसे इसमें लेफ्ट एज की बात हो रही है, जैसे लेफ्ट एज कौन सा है मेरा, ये वाला। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, जो भी इस एज से बाहर होगा उसको सिर्फ आउटपुट लेते हैं, बाकी टर्म्स पे सारों पे इनपुट लिख दो। सपोज मेरा सबसे पहला एज है, वर्टेक्स कौन सा मेरा सबसे पहले, ए बी, तो ए बी क्या है, इनपुट टू इनपुट है। ठीक है, लेफ्ट एज पे बात हो रही है ना, इससे तो हमारा कोई लेना देना ही नहीं हो रहा लाइन का, ये सारी मेरी इनपुट है इधर की, इनपुट टू इनपुट। बी सी भी मेरा इनपुट टू इनपुट, सी डी भी मेरा इनपुट टू इनपुट। जब बात आएगी डी ई की, ये लाइन कट हो रही है विंडो से, है ना, तो यहाँ पर क्या बात हो रही है कि जब मेरा ई जहां पर आ गया, मतलब आउटपुट, डी है मेरा इनपुट, तो डी ई के सामने कौन सा केस आएगा, इनपुट टू आउटपुट।
ठीक है, फिर बात आती है ई ए। ई ए क्या है? आउटपुट टू इनपुट। ठीक है, देखो ए बी है इनपुट टू इनपुट, जहां जहां ई है देखो आप नोटिस करो, ई है वो आउटपुट, ई है वो आउटपुट। ठीक है, अब इनपुट टू इनपुट का आंसर क्या होता है? हमने देखा था इनपुट टू इनपुट का आंसर होता है हमारा डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन क्या है? बी, है ना, इनपुट है ए, बी है डेस्टिनेशन, मतलब इनिशियल ए है मेरा, ए से चले और बी पे पहुंच गए। ठीक है जी, इनपुट टू इनपुट डेस्टिनेशन मतलब सी, इनपुट टू इनपुट डेस्टिनेशन मतलब डी, इनपुट टू आउटपुट, जब भी इनपुट टू आउटपुट होगा वहां पर आंसर होता है ओनली इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो मैं सपोज कर लूंगी इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है डी डैश। जैसे मैंने आपको पीछे समझाया था V1 V2 का एग्जांपल लेकर, वहां पर V1 डैश हमने इंटरसेक्टिंग पॉइंट सपोज किया था। ठीक है, तो डी ई के अंदर में इंटरसेक्टिंग पॉइंट मेरा कौन सा होगा? डी डैश। ई डैश नहीं होगा, हमेशा ये पहले वाला होगा। डी डबल डैश कुछ भी आप सपोज कर लो, मैंने सपोज कर लिया डी डैश। अब ई ए मतलब आउटपुट टू इनपुट, आउटपुट टू इनपुट का आंसर क्या होता है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट मल्टीप्लाई डेस्टिनेशन। इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ई डैश और डेस्टिनेशन है ए, तो मेरा आंसर आ गया ई डैश ए। ये बात हो रही है अभी सिर्फ लेफ्ट एज की, सिर्फ हम लेफ्ट एज को क्लिप कर रहे हैं। अगर आप नोटिस करो तो हमारे पास ये जो दोनों वर्टेक्स आए हैं ये हमारे पास न्यू वर्टेक्स आए हैं, है ना। अब मैं अगर डायग्राम बनाऊं यहां तक का, मुझे क्या मिला? मुझे इतना डायग्राम मिल गया ए बी सी डी, यहां तक गिवन था। मैंने इसकी क्लिपिंग करी तो मुझे दो नए वर्टेक्स मिले। ठीक है, कौन कौन से? एक मिला मुझे ई डैश डी डैश, ए तो ऑलरेडी है ना हमारे पास प्रेजेंट, क्योंकि ई डैश ए का मतलब तो ये है ई डैश ए, ये वाली लाइन, और डी डैश नया पॉइंट डी की लाइन वाला। ठीक है जी, हमने क्या कर दिया? लेफ्ट एज को क्लिप कर दिया। अब हम करते हैं राइट एज को क्लिप। सबसे पहले क्या करना है? वैसी डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम के लिए आपको इस डायग्राम की नीड होगी। कौन से नए वर्टेक्स बने हैं? ए बी बी सी सी डी। तो मैंने सबसे पहले क्या लिखा? ए बी बी सी सी डी। ठीक है, उसके बाद कौन सा बना है? सी डी के बाद डी 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 डैश, देखो डी डी डैश, डी डी डैश के बाद कौन सा मेरा फिफ्थ पॉइंट है? डी डैश ई डैश, ये भी तो एक लाइन है। ठीक है, डी डैश ई डैश, और उसके बाद लास्ट पॉइंट है मेरा ई डैश ए। देखो डी डैश ई डैश और लास्ट पॉइंट है मेरा ई डैश ए। अब मैं क्लिपिंग कर रही हूँ मेरी राइट एज से। अगर मैं इसी में आपको ड्रॉ कर कर दिखाऊं राइट एज, तो मेरी राइट एज है ये वाली। ठीक है, अब राइट एज का मतलब क्या है? जहां बी प्रेजेंट होगा वहां पर आपको लिखना है आउटपुट, बाकी सारी जगह इनपुट। ए बी का मतलब क्या है? इनपुट से आउटपुट जा रहे हैं। बी सी का मतलब क्या है? आउटपुट से इनपुट जा रहे हैं। सी डी इनपुट इनपुट, बाकी सारे इनपुट इनपुट। तो अगर आप यहाँ पर देखो जहां जहां बी था वहां वहां मैंने आउटपुट लिखा। ए बी मीन्स इनपुट टू आउटपुट, आउटपुट टू इनपुट, बाकी सारे इनपुट इनपुट इनपुट। अब इनकी वैल्यूज लिख दो। जहां भी इनपुट टू आउटपुट होगा वहां इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा ए डैश, जहां आउटपुट टू इनपुट होगा वहां पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट मल्टीप्लाई डेस्टिनेशन, तो बी डैश सी, और इनपुट टू इनपुट में सारी डेस्टिनेशंस होंगी। अगर आप नोटिस करो तो हमारे पास जो से ये दो पॉइंट आए हैं ए डैश और बी डैश, ये मेरे पास न्यू वर्टेक्स आए हैं। बी को क्लिप करने के बाद, मतलब एज राइट एज को क्लिप करने के बाद अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं तो कुछ डायग्राम मेरा ऐसा ड्रॉ होगा, है ना। मेरा लेफ्ट एज भी क्लिप हो गया, राइट एज भी क्लिप हो गया। अगर मैं इनको नाम दूं तो ये मेरा ए, ये मेरा सी डी, इतना मुझे गिवन है अभी तक। ठीक है, ये मैंने निकाल लिया था पीछे ई डैश और डी डैश। अभी नए वर्टेक्स कौन से आए हैं? एक तो आया है मेरा बी डैश, मतलब बी डैश सी, मतलब बी डैश सी ये वाला,
और ए का आया ए डैश, यहाँ पर मैंने लिख दिया ए डैश। ठीक है जी। उसके बाद मैं करती हूँ मेरा बॉटम से एज। बॉटम से एज करने का मतलब अगर मैं आपको इसमें ड्रॉ कर कर दिखाऊं, बॉटम एज मतलब ये रहा मेरा बॉटम। जहां भी मेरा डी होगा वहां वहां लिख दो, क्या लिखना है वहां वहां पर, आउटपुट। अब इस अकॉर्डिंग मेरे वर्टेक्स कितने बने, हमेशा एक नया वर्टेक्स ऐड होगा यहाँ पर। ठीक है, नया वर्टेक्स कैसे, जैसे मेरे यहाँ पर क्या बना, एक वर्टेक्स ए डैश बी सी डी डैश ई डैश ए। इन सबको इस डायग्राम के अंदर लिख लो, जितने भी मेरे वर्टेक्स बने। ठीक है, मैंने सारे लिख लिए। उसके बाद जहां जहां पर क्या है, बी कौन सा है, जहां जहां पर बॉटम में है डी, हाँ जहां जहां पर डी है, जैसे ये रहा डी तो आउटपुट, एक ये रहा डी आउटपुट, डी डैश की बात नहीं हो रही गाइस, यहाँ पर ओनली डी की बात हो रही है। तो जहां जहां डी है वहां वहां आउटपुट, बाकी सारी जगह इनपुट। अब ये आपको पता ही है, अगर इनपुट टू इनपुट सिचुएशन होगी तो आंसर होगा ओनली डेस्टिनेशन। इनपुट टू आउटपुट में इंटरसेक्टिंग पॉइंट, आउटपुट टू इनपुट में इंटरसेक्टिंग पॉइंट मल्टीप्लाई डेस्टिनेशन। अगर आप देखो डी डैश, इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट डी डैश तो हो नहीं सकता क्योंकि डी डैश ऑलरेडी एक वर्टेक्स बन चुका है। तो आप सपोज कर लो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट डी डबल डैश और डेस्टिनेशन है डी डैश, तो वो मैंने लिख दी। ऐसे इनपुट टू इनपुट का आंसर होता है डेस्टिनेशन। ठीक है, अब इसका अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं, अब आप नोटिस करो कि ये जो सी डैश और डी डबल डैश ये मेरे नए वर्टेक्स आए हैं। ठीक है, तो और ये नए वर्टेक्स भी वैसे वहीं से मिलते हैं जहां पर ये आउटपुट लिखा हो, ऑब्वियसली वहीं से मिलेंगे क्योंकि आउटपुट में ही वैल्यू चेंज होते हैं, क्योंकि इनपुट में तो वही जो भी हमारे डेस्टिनेशन पॉइंट होते हैं वही लिखे होते हैं, है ना। जहां जहां ये आउटपुट वर्ड होगा उसी के सामने वाले वर्टेक्स न्यू होंगे। अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं तो मेरे पास डायग्राम कुछ ऐसा होगा, ये भी क्लिप हो चुका है, ये भी क्लिप हो चुका है और ये वाला पार्ट भी क्लिप हो चुका है। अगर मैं इनको नेमिंग दूं ए सी ई डैश डी डैश बी डैश ए डैश, इतना पिछले वाले डायग्राम से लिखा मैंने। यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, देखो सी डैश आएगा सी के सामने और डी डबल डैश आएगा डी डैश के सामने। ठीक है जी, तो यहाँ पर मेरा हो गया बॉटम भी एज हो गया, अब बॉटम भी क्लिप हो गया, सॉरी। अब मुझे करना है टॉप से क्लिपिंग। टॉप से क्लिपिंग का मतलब जहां जहां ए होगा वहां वहां आपको क्या करना है, वहां वहां आउटपुट लिखना है। अगर मैं क्या करूं, टॉप एज से क्लिपिंग करूं तो सबसे पहले मुझे वर्टेक्स के नाम लिखने हैं ना। वर्टेक्स के नाम लिख दो, ए डैश बी डैश सी डैश डी डबल डैश डी डैश ई डैश और ई डैश ए। कितने वर्टेक्स बने, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखते हैं यहाँ कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, जितने भी वो नाम थे सारे हमने लिख दिए। अब जहां जहां पर ए है वहां वहां आउटपुट लिख दो। कहाँ कहाँ है ए, एक तो ये रहा, इनमें तो ए डैश है, एक ये रहा ए, यहाँ पर क्या लिख दिया, आउटपुट। आउटपुट टू इनपुट का आंसर होता है इंटरसेक्टिंग, इन दोनों का इंटरसेक्टिंग मान लो ए डबल डैश मल्टीप्लाई डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन है मेरी ए डैश। इनपुट टू इनपुट का आंसर मेरा होता है डेस्टिनेशन, वो मैंने लिख दिया। इनपुट टू आउटपुट का आंसर मेरा होता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो इनका इंटरसेक्टिंग मैंने मान लिया ई डबल डैश, क्योंकि ई डैश तो ऑलरेडी है। ठीक है जी, उसके बाद अगर आप नोटिस करो कि हमारे न्यू वर्टेक्स कौन सा आया है, न्यू वर्टेक्स मेरा आया है एक तो ये ए डबल डैश सॉरी, और एक ये ई डबल डैश जहां जहां आउटपुट है। ठीक है, मैं इसको क्लिप करके मैंने लिख दिया। सिर्फ मेरा एक यही पॉइंट था सी जो अंदर था क्लिप नहीं हुआ, बाकी देखो आप सारे क्लिप कर दिए हमने। ठीक है, ई डैश डी डैश निकाल लिया था हमने, सबसे पहले ये पॉइंट निकाला, फिर हमने ये निकाला मतलब राइट निकाला, फिर हमने बॉटम निकाला, अब हमने टॉप निकाला। टॉप के मेरे पॉइंट आ गए ई डबल डैश, ये रहा ई डबल डैश, और एक मेरा आ गया ए डबल डैश, ये रहा मेरा ए डबल डैश।
तो ये मेरा क्लिपिंग होगी। ऑब्वियसली यही बननी थी, बाहर का पार्ट कोई रहा नहीं विंडो से, तो ये मेरा एट द एंड ये आंसर है मेरा। मैं आपको एक बार दोबारा फिर से रिपीट कर देती हूँ हमने क्या करना है, ठीक है। जो हमें क्वेश्चन गिवन होगा, जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन गिवन था, ठीक है, इसके अंदर मुझे क्या करनी थी, क्लिपिंग करनी थी। क्लिपिंग करने के लिए आप स्टेप बाय स्टेप एक एक एज उठा लो। मैंने सबसे पहले लेफ्ट एज उठाया, उसके वर्टेक्स लिखे, जो केस थे, आउटपुट थी, उस अकॉर्डिंग न्यू वर्टेक्स के अकॉर्डिंग डायग्राम बना दिया। फिर बॉटम मतलब चारों उठा लो, एक बारी लेफ्ट, फिर एक बारी राइट, एक बारी टॉप, एक बारी बॉटम, ऐसे करके क्या कर दो, क्लिपिंग कर दो, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।